हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, EPSS PT के लिए जो घटना चक्र करंट अफेयर्स है वह जो है पब्लिश हो चुका है, जो कि अपडेटेड है 20 जुलाई 2020 से लेकर के 20 जुलाई 2021 तक। तो यह स्पेशली बनाया गया है PT एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। बाकी घटना चक्र पब्लिकेशन के लिए बताने की ज़रूरत नहीं है कि यह कितना अच्छा पब्लिकेशन है। साथ ही इसमें देखेंगे आप कंटेंट, क्या क्या कंटेंट दिए गए हैं, आइए हम लोग देखते हैं। जैसे कि मंत्रिमंडल के जो विस्तार हुए हैं उन सभी घटनाओं को यहाँ पर कवर किया गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद इन्होंने पूरा जो आपका इनका इंडेक्स देख सकते हैं कि राष्ट्रीय घटनाक्रम है। राष्ट्रीय घटनाक्रम में आप देख सकते हैं राजनीतिक क्षेत्र, योजना, परियोजना, रिपोर्ट, इस तरह आप देख सकते हैं। सूचकांक है, फिर विधिक है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, आर्थिकी है, फिर वैज्ञानिक घटनाक्रम दिए हैं, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो है घटनाक्रम है यहाँ पर। फिर संक्षिप्तियाँ हैं, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व, चर्चित खेल, ये सब चीज़ें यहाँ पर कवर की गई हैं। और ये 60 से 65 पेज की मैगज़ीन है, तो स्पेशली यह बनाई गई है EPSS PT के लिए, ठीक है, क्योंकि 60-65 पेज दिए गए हैं। इसमें चुनिंदा जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन्हीं को कवर किया गया है। साथ ही आपको पता होना चाहिए कि जो आपके सिलेबस में है वह कितने नंबर्स का आएगा। तो निर्धारित किया गया है, ना तो 10 नंबर से ज़्यादा पूछा जाएगा करंट अफेयर्स, ना तो 10 नंबर से कम, यानी 10 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने बिल्कुल तय हैं। तो उसी को देखते हुए अगर अभी तक आपने कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इसी मैगज़ीन को 60 से 65 पेज की है, इसी को बार बार रिवीजन के तौर पर करिएगा, ठीक है। जो आपके पास 15 से 20 दिन बचे हुए हैं, अगर आप थोड़ा थोड़ा भी करंट अफेयर्स थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो मान चलिए कि 10 के 10 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो कवर करने वाले हैं वो है राष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय परिदृश्य। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम में सबसे पहले जो देखेंगे घटनाक्रम वह राजनीतिक क्षेत्र से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट दे रखा है कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लिए गए एक निर्णय के अनुसार राज्य में गठन किया जाएगा। तो किस गठन की बात की जा रही है, वो है विधान परिषद की, ठीक है। तो अभी तक जो है पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं था, अब ये गठन की बात की जा रही है। अच्छा, ये भी आपको पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं, ऐसे कितने राज्य हैं भारत के जिनमें द्विसदनीय व्यवस्था है। द्विसदनीय अर्थात विधानमंडल भी है और विधान परिषद भी है। तो दोस्तों 6 स्टेट हैं टोटल। कितने? 6 स्टेट हैं। अगर आप भारत के नक्शे पर देखोगे तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश है और बिहार है, ठीक है। साथ ही महाराष्ट्र है। साउथ में आप चले जाएंगे तो 3 राज्य आते हैं, एक आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश से अलग होने वाला तेलंगाना हो जाएगा, उसके बाद कर्नाटक है, ठीक है। तो टोटल अगर राज्य आप देखेंगे तो भारत में 6 राज्य हैं। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है और आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और कर्नाटक है। तो टोटल जो है 6 राज्य हैं, इनको आपको पता होना चाहिए, 6 राज्यों के नाम। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एग्ज़ाम में आ जाए निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है, और 3 स्टेट ऐसे दे दें जिसमें कि राज्य विधान परिषद है लेकिन एक स्टेट उसमें दे दें नहीं है, तो आप क्या लगाएंगे? जो आप इन 6 स्टेटों में से जो होगा उसको आप एलिमिनेट कर देंगे, जो बचेगा उसमें हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपको वहाँ पर क्लिक करना अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। अब जैसे कि आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश की विधान परिषद में जो YS जगनमोहन रेड्डी हैं, वहाँ के चीफ मिनिस्टर, वहाँ की जो है उनकी रूलिंग पार्टी है, ठीक है। तो इन्होंने जो है विधान परिषद को जो है हटाने की बात करें कि हम विधान परिषद अपने स्टेट में नहीं, तो इन्होंने अपने विधानसभा में जो है पास कर दिया है बिल को, लेकिन जो रेजोल्यूशन पास होना है विधान परिषद में भी तो पास होगा।
अब विधान परिषद में इनका बहुमत है नहीं, तो पास कर दिया गया है वहाँ से, तो अब अभी मामला जो है वो पेंडिंग है। लेकिन आंध्र प्रदेश में अभी जो है वो द्विसदनीय व्यवस्था है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब जैसे ये पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं ममता बनर्जी कि हम भी बनाएंगे अपने यहाँ द्विसदनीय व्यवस्था, तो ये जो पावर है वो होती है विधान परिषद की, विधानसभा। अब जैसे कि पश्चिम बंगाल में देखोगे तो 294 विधानसभा सीटें हैं टोटल। संविधान में लिखा है आर्टिकल नंबर किसमें, आर्टिकल नंबर 171, जो कि कंपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करता है, यानी विधान परिषद की। तो राज्य विधान परिषद की जो मैक्सिमम सीटों की संख्या होती है वो आर्टिकल नंबर 171 में दिया गया है कि जो विधानसभा हैं उन विधानसभा सीटों की संख्या का 1/3 क्या मैक्सिमम जो सीटें हो सकती हैं वह विधानसभा सीटों की 1/3। तो यानी कि मैक्सिमम सीटें अगर विधान परिषद की वहाँ बनाई जाएंगी तो कितनी होंगी, तो 3 9 27, 3 8 24, यानी 98 सीटें वहाँ पर बनेंगी विधानसभा की। तो इस तरह वहाँ पर बात की जा रही है। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा पॉलिटी से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि विधान परिषद के गठन की जो प्रक्रिया दी हुई है वो आर्टिकल नंबर 171 में दी हुई है। अच्छा, राज्यसभा की राज्य विधानसभा यानी जो विधानमंडल है उसके जो गठन की बात की जाती है वो आर्टिकल नंबर 170। ठीक है, कुछ ज़्यादा हो रहा है लेकिन यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मालूम होना चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों जैसे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में विधान सभा की जो मैक्सिमम सीटें हैं वो कितनी हैं, तो 403 सीटें हैं। साथ ही साथ आपको मालूम होना चाहिए कि विधान परिषद की जो सीटें हैं वर्तमान में 100 सीटें हैं। कितनी, 100 उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यूपी का एग्ज़ाम है पीईटी, तो यूपी के बारे में तो मालूम होना चाहिए। राज्यसभा की जो सीटें हैं, राज्यसभा के जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर आते हैं वह उत्तर प्रदेश से कितने, 31। तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश 31 हो गई, विधान परिषद की 100 हो गई, और विधान सभा की सीटें कितनी हैं, 403 हैं। एक जो है मेंबर वो राज्यपाल द्वारा जो कि मनोनीत होते थे, लेकिन अब नहीं होंगे क्योंकि संविधान संशोधन जो हुआ है 104वां, जिसके तहत जो मैक्सिमम सीटें होती थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, जो मैक्सिमम सीटें होती थी वो 552 हुआ करती थी। लेकिन अब क्या है, अब दो जो आंग्ल भारतीय समुदाय से जो नियुक्त किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किए जाते थे वो 104वें संविधान के द्वारा जो है इसको हटा दिया गया इस प्रोविजंस को। इसी तरह स्टेट में जो एक चुने जाते थे राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते थे उनको भी हटा दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीटें की संख्या जो है कितनी है, तो 550 मैक्सिमम। इसी तरह आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो कितनी सीटें हैं, 403 सीटें हैं। आर्टिकल नंबर 171 में कहा गया है कि मैक्सिमम विधान परिषद, जैसे कि पश्चिम बंगाल में बात की जा रही है, तो कितना होना चाहिए मैक्सिमम, यहाँ पर थोड़ा पॉलिटिक्स आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम जो है विधानसभा की सीटों की संख्या, जैसे उत्तर प्रदेश में कितनी है, 403 है, तो 1/3 आप करोगे तो उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम जो सीटों की संख्या बनेगी विधान परिषद की, जो कि वर्तमान में 100 है सीटें, लेकिन मैक्सिमम हो कितनी सकती हैं, तो 403 का वो करोगे 1/3 कितना आएगा, 3 एकम 3 हो गया, 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12, कहने का मतलब 134.33 आएगा। ठीक है, तो इतनी सीटें मैक्सिमम हो सकती हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा आपको रिलेट किया गया पॉलिटी से कि विधान परिषद की जो बात की जाती है उसका गठन जो होता है वो आर्टिकल नंबर 171 में दिया हुआ है। मैक्सिमम जो सीटों की संख्या हो सकती है वो विधानसभा की सीटों की संख्या का 1/3 उस स्टेट का। अच्छा, मिनिमम कितनी हो सकती है, तो आर्टिकल नंबर 171 क्लास 1 में लिखा गया है प्रोवाइडेड दैट, यानी मिनिमम जो सीटों की संख्या हो सकती है वह 40 और मैक्सिमम उस विधानसभा के जो विधानमंडल की सीटें हैं उसका 1/3। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहीं। अब ज़्यादा डिटेलिंग न करते हुए हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था दोस्तों तो कवर किया गया। ठीक है, कुछ ज़्यादा टाइम हो गया होगा। चलिए यहाँ पर हम टू द पॉइंट कवर करते हैं करंट अफेयर्स को। बाकी सारी चीज़ें आप दोस्तों पीटी के लिए टू द पॉइंट नोट को अच्छे से कवर कीजिए, उसी में सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी।
वे 5 राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जिनकी विधानसभाओं के आम निर्वाचन हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी की गई 26 फरवरी 2021 को। अर्थात यहाँ पर कहा गया है जो अभी हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं वह कौन से राज्य रहे हैं, तो 4 स्टेट रहे हैं, असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और एक जो है केंद्र शासित प्रदेश रहा पुदुचेरी। असम विधानसभा चुनाव 2021 में सर्वाधिक सीटें जीतने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो कि 60 सीटों के साथ वहां पर जीती है। असम के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम पता होना चाहिए, हेमंत बिश्व शर्मा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। तमिलनाडु के 234 विधानसभा सीटें हैं, इनके निर्वाचन जो हुए हैं इनमें से जो है, ठीक है, तो विधानसभा सीटों को थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में जो है ये एक्चुअली 5 स्टेट में हुए हैं, तो 5 स्टेट की कम से कम आपको विधानसभा सीटें ज़रूर पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह आपको थोड़ा याद रखना है, 5 स्टेट की कम से कम जो विधानसभा सीटें हैं एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो तमिलनाडु की कितनी सीटें हैं दोस्तों, 234 हैं। असम की यहाँ पर दी नहीं हुई तो आप नोट कर लीजिए दोस्तों, असम की जो विधानसभा सीटों की जो टोटल संख्या है 126 है, 126 सीटें हैं, ठीक है। तमिलनाडु की जो सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी रही वह DMK रही। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है, तो यह नाम आपको ज़रूर पता होना चाहिए, EMK स्टालिन, ठीक है। बाकी एक से एक अलग वीडियो इसका जो है आपको मिला ही है, ठीक है, जो कि अपडेटेड होगा, उसको मैं आपको एक वीडियो राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के गठन और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं इनका आपको एक वीडियो जो है ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। एग्ज़ाम से पहले आप अपडेट ज़रूर हो जाइएगा। साथ ही यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पर नई दी हुई हैं, तो आपको लिख लीजिए 294 टोटल सीटें हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो स्टेट में 5 हुए हैं चुनाव वहाँ पर, ठीक है। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार तीसरी बार चुनी गई हैं, ममता बनर्जी। बात आती है केरल की, तो केरल में जो है टोटल जो विधानसभा सीटों की संख्या है यहाँ पर नहीं दी हुई है, तो आप नोट कर लीजिए दोस्तों, टोटल जो विधानसभा टोटल संख्या है वो 224 है, 224 सीटें हैं, ठीक है। और केरल के मुख्यमंत्री के तौर पर कौन चुने गए हैं, यह दूसरी बार जो है बने हैं, ठीक है, लगातार दूसरी बार, तो यह है पिनराई विजयन, ठीक है। पुदुचेरी की अगर बात की जाए केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ पर 30 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हो जो है वो चुनाव हुआ है, ठीक है, कितने 30, और सीटें भी 30 ही हैं, ठीक है। तो ये जो है चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं, 5 स्टेट से संबंधित जो जानकारी है, ठीक है। बाकी यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट नहीं, हाँ ये जो मुख्यमंत्री चुने गए हैं, ठीक है, इनकी ज़रूर याद रखना आपको, ठीक है, कौन से स्टेट में कौन के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वह स्टेट इलेक्शन को छोड़कर अगला है कि बिहार की 2 हरित ऊर्जा कुशल जो शहर हैं वह कौन होंगे, तो राजगीर और बोधगया, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है रेल मंत्रालय द्वारा हावड़ा कालका मेल का परिवर्तित जो नाम है वह नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। 26 दिसंबर 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उद्घाटित INS खुखरी स्मारक जो स्थित है वो कहाँ है, दीव में। 25 दिसंबर 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती के अवसर पर उनकी 18 फीट की ऊंची प्रतिमा का जो अनावरण किया गया है वो कहाँ पर, शिमला में। जम्मू और कश्मीर जिला विकास परिषद की चुनाव में सर्वाधिक सीटें किसने जीती है, भारतीय जनता पार्टी ने 75 सीटें। वर्ष 1971 में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान पर जीत की 50वीं वर्षगांठ 16 दिसंबर 2021 को मनाई जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2020 से 16 दिसंबर 2021 तक की अवधि को घोषित जो किया गया है
किस रूप में? स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में। तो स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में कब से कब तक? 16 दिसंबर 2020 से लेकर के 16 दिसंबर 2021 तक। तो यह वर्ष 1971 में जो भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान पर विजय हुई थी उसके उपलक्ष्य में है। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में देश की नए संसद भवन का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया है। तो 10 दिसंबर 2020 को इस नए संसद भवन का जो निर्माण किया जा रहा है उसका नाम क्या होगा? तो ये जो नाम है वह सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, तो नया जो संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत? तो इसका नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। काफ़ी न्यूज़ में भी रहा। नेक्स्ट पॉइंट है, नए संसद भवन में लोकसभा सदस्यों की जो बैठने की अधिकतम क्षमता होगी, मैक्सिमम जो सीटों की संख्या बताई जा रही है वह 888 है। तो 888 सीटें अब बनाई जा रही हैं। तो भविष्य में आप देख सकते हैं कि हो सकता है कि जो है वो सीटों की संख्या क्या है बढ़ाई जाए। तो ये सारी चीज़ें वो बाद की बातें हैं। सीटों की संख्या से तो यही लग रहा है। नए संसद भवन में तो मैक्सिमम जी जो सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है दोस्तों? तो 552 नहीं है, ध्यान रखना है, 550 है। जो 2 होती थे आंग्ल भारतीय समुदाय से जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, इसको मैं बार बार कह रहा हूँ, आर्टिकल नंबर 104, ठीक है, 104वें संविधान संशोधन के तहत उसको हटा दिया गया है, ध्यान रखना है। तो मैक्सिमम सीटों की संख्या कितनी है याद कर लेना, 585 है। ठीक है, कई लोगों ने हमने बताया था तो कई लोगों ने कमेंट किया था पॉलिटी की वीडियो पे कि मैक्सिमम सीटों की संख्या 552 है, आप गलत बता रहे हो, ऐसे थोड़ी ना है। तो ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नए संसद भवन में राज्यसभा सदस्यों की जो बैठने की क्षमता है वह कितनी है? तो 384 है। अच्छा, वर्तमान में जो सीटों की संख्या है मैक्सिमम वो कितनी है? तो वो है 250। ठीक है, मैक्सिमम। और वर्तमान में कितनी है? तो 245 हैं, जिसमें कि 12 जो है वो राज्यसभा द्वारा जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते, जो बचे हुए होते हैं 233 ये जो है राज्यों से जाते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश 31 सदस्य जाते हैं राज्यसभा के। ठीक है, तो इसी तरह स्टेट से आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नए संसद भवन के बनकर तैयार हो जाने की जो संभावना है वह बताई जा रही है भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ यानी वर्ष 2022 तक। 12 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अनावरण किया गया। क्या? स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का। कहाँ पर? जेएनयू में। बिहार विधानसभा के चुनाव में परिणाम की जो घोषणा की गई, इस चुनाव में बहुमत जो प्राप्त हुआ है किस पार्टी को? तो ये लालू की जो बहुमत प्राप्त हुआ है। अच्छा, बहुमत प्राप्त हुआ यहाँ पर बताया जा रहा है, यानी किसकी पार्टी का जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो बहुमत मिला है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सीटें तो आरजेडी को मिली है। ठीक है, यहाँ पर जो है बहुमत यानी किसकी सरकार है, तो आप कह सकते हैं एनडीए, जो कि नीतीश कुमार वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए की जो प्राप्त सीटों की संख्या है वह कितनी है? 125 है, जिसमें 74 सीटें तो किसने जीती थी? बीजेपी वालों ने, क्योंकि ठीक एक ही सीट तो ज़्यादा थी किसकी? जो उसकी आरजेडी की थी, राष्ट्रीय जनता दल की। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हैं 175 सीटों के साथ जो गठबंधन है एनडीए का, ठीक है, वहाँ पर जो है वो रूलिंग पार्टी है, जिसके मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। सर्वाधिक सीटें जीतने वाली कौन सी पार्टी रही? तो लालू की पार्टी रही, जो कि इन्होंने भी गठबंधन किया था क्षेत्रीय पार्टियों से, तो राष्ट्रीय जनता दल। टोटल 75 सीटें। अब राष्ट्रीय घटनाक्रम में हम देखते हैं, अभी तक हमने देखा राजनीतिक क्षेत्र को, अब देखते हैं दोस्तों योजना और परियोजना। क्या? योजना परियोजना। पहला पॉइंट है, भारत सरकार के स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत आयोजित प्रतियोगिता जिसके परिणाम आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं 25 जून 2021 को।
तो इस मिशन के तहत जो आयोजित प्रतियोगिता है वो कौन सी है? इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2020। अच्छा, स्मार्ट सिटी के तहत उत्तर प्रदेश के कितने शहर शामिल हैं? तो 10 शहर शामिल हैं दोस्तों, मालूम होना चाहिए आपको। ठीक है, एक्चुअली क्या है, आपको जो एक घटनासार की मैगजीन कराई गई है उसमें जो एक अद्यतन सार संग्रह है, ठीक है, अगर आपने उसको कवर किया है, अद्यतन सार संग्रह जो 1 लाइनर वाला है, पहला लेक्चर घटनासार का, उसको आप कवर कर लेना, एक बार देख लेना, वीडियो है उसमें, कुछ है नहीं, बस सुन लीजिएगा। उसके साथ जो एक उत्तर प्रदेश स्पेशल है ना घटनासार का, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो 2 घटनासार के 2 करंट अफेयर्स उनको कवर कर लीजिएगा। बाकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सब आप मत देखिएगा। पीटी के लिए जो यूपी स्पेशल घटनासार का जो कि लेक्चर पड़ा है प्लस PDF भी जो है मिल जाएगी आपको वहाँ पर, तो आप उसको देख लीजिएगा। पीटी के लिए बात कर रहा हूँ स्पेशली, ठीक है। तो पेट के लिए जो है इसके साथ ही जो अद्यतन सार संग्रह प्लस यूपी स्पेशल, उन 2 वीडियो को 2 घंटे के हैं, दोनों को आप देखोगे तो वहाँ से लगभग जो है सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें चीज़ें अच्छी दी गई हैं, ठीक है। और बाकी आप मत देखिएगा घटनासार, बाकी आप इसी को जो है जो घटना चक्र की पेट करंट अफेयर्स है इसी को आप अच्छे से कवर कर लीजिए। 10 क्वेश्चन तो आने हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, यहीं से कवर हो जाएंगे सब। तो अगले चलते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है, तो याद रखना कि ये स्मार्ट सिटी जो मिशन, इसके तहत जो आयोजित प्रतियोगिता है वो इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2020। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके तहत जो घोषित किया गया है, यानी इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता के तहत घोषित सिटी अवार्ड की संयुक्त जो विजेता हैं वह क्रमशः जो है इंदौर और सूरत हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य, इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2020 के तहत घोषित जो संयुक्त विजेता हैं कौन से हैं? तो इंदौर और सूरत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है, इसी के तहत जो घोषित राज्य अवार्ड दिए गए हैं किसको? तो यह अपने उत्तर प्रदेश को पहला स्थान है इसमें, किसमें? इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड प्रतियोगिता में। और स्मार्ट सिटी के तहत कितने शहर शामिल हैं? 10 शहर शामिल हैं, इनको मालूम होना चाहिए। हमने इसमें भी आपको उत्तर स्पेशल जो यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स है इसमें जो टॉपिक आएगा इसमें भी कवर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो किया गया है उसको यहाँ पर थोड़ा बताया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर एग्ज़ाम में आता है कि इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड प्रतियोगिता 2020 के तहत किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है, यानी पहले स्थान पर कौन सा रहा है, तो वो रहा है उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश रहा और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु, ठीक है। याद करना बड़ा आसान है। अब देखिए उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश है तो अपना राज्य है, तो याद रखना अपना राज्य पहले ही है, जो बीच में हो जाएगा दूसरे नंबर पर, बीच का मतलब हो जाएगा मध्य में, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। और तीसरे नंबर ता से हो जाएगा तृतीय या तीसरे, और ता से हो जाएगा तमिलनाडु। तो इस तरह थोड़ा आपको ध्यान रख लेना है, इस तरह दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसी अवार्ड के तहत जो घोषित स्मार्ट सिटीज़ लीडरशिप अवार्ड 3 विजेता वो कौन से हैं? तो अहमदाबाद है, वहीं पर अपने उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर भी शामिल है, ठीक है। उत्तर प्रदेश हो गया और वाराणसी और रांची, तो 3 विजेता हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है युवा योजना। तो युवा है इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो युवा का जो फुल फॉर्म है वो है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, ठीक है। आगे चलते हैं। यह योजना जो अंग है वह इंडिया @75 परियोजना यानी आज़ादी का अमृत महोत्सव का। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को 10 रुपये प्रति बल्ब की वहनीय दर से उच्च गुणवत्ता के LED बल्ब प्रदान करने हेतु ग्राम उजाला योजना की शुरुआत कब की गई? 24 मार्च 2021 को। कहाँ से की गई है? वाराणसी से। आप देख रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स दिए गए हैं पीटी के लिए। तो काफ़ी अच्छी मैगजीन है, इसको आप घोर के चाट के पी जाइए अच्छे से, समझ रहे हैं। इस मैगजीन को गिलास में घोरिए और पी जाइए आप लोग। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, ग्राम उजाला योजना पूर्णतः जो वित्त पोषित है वह कार्बन क्रेडिट से द्वारा वित्त पोषित है। नेक्स्ट पॉइंट है, रतले जल विद्युत परियोजना। रतले जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो मालूम होना चाहिए, चिनाब नदी पर स्थित है।
साथ ही जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है रतले जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो आपका आंसर क्या होगा, चिनाब नदी पर। कहाँ पर है, किश्तवाड़ जिले, जम्मू कश्मीर में। ये आपको ध्यान आ रहा होगा, अगर आपने अद्यतन सार संग्रह एक बारी पढ़ा होगा आपने घटनासार वाला, तो वहाँ पर भी इस चीज़ को बताया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, 7 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के डोभी से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर तक 384 किलोमीटर लंबे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन खंड को राष्ट्र को समर्पित किया है, जो कि किसका भाग है, तो यह प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना का। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के तहत पाइपलाइन की कुल लंबाई याद रखना लगभग 3,384 किलोमीटर है। भारत के शिक्षा मंत्रालय की स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत कार्यान्वित की जाने वाली एक नई केंद्रीय प्रायोजित योजना है, दैट इज स्टार्स परियोजना। स्टार्स का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। स्टार्स का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। वे 6 भारतीय राज्य जहां स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता एवं प्रशासन में सुधार हेतु स्टार्स परियोजना कार्यान्वित की जाएगी। वह 6 जो राज्य हैं वो हिमाचल प्रदेश है, केरल है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा और राजस्थान। 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की जो शुरुआत की गई है, किस राज्य सरकार के द्वारा, तो मध्य प्रदेश। पंख का फुल फॉर्म क्या है, तो पी का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन, ए से हो जाएगा अवेयरनेस, एन से न्यूट्रिशन, के से हो जाएगा नॉलेज और एच से हो जाएगा हेल्थ, यानी सुरक्षा, जागरूकता, पोषण, ज्ञान और स्वास्थ्य। नेक्स्ट पॉइंट, 18 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 2 मेट्रो रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। तो कौन सी 2 मेट्रो रेल परियोजनाएं हैं, तो अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना का जो तीसरा चरण है, वहीं पर सूरत मेट्रो रेल परियोजना। कौन कौन सा लेटेस्ट है, तो 2 मेट्रो रेल परियोजनाएं हैं जो कि 18 जनवरी को इसका शिलान्यास किया गया है, अहमदाबाद और सूरत। ठीक है, दोनों गुजरात राज्य से। 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3 का शुभारंभ किया गया है, किस मंत्रालय के द्वारा, तो कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हाल कंटेनर ट्रेन का संचालन किया जा रहा है, ये कहाँ से कहाँ तक, तो न्यू अटेली जो कि हरियाणा है और न्यू किशनगंज राजस्थान, यानी न्यू अटेली से न्यू किशनगंज तक। ठीक है, तो विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हाल कंटेनर ट्रेन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है विश्व की पहली। आगे अगला तथ्य है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा गुजरात स्थित इन 2 परियोजनाओं हेतु भूमि पूजन किया है। वही 2 परियोजनाएं अहमदाबाद और सूरत मेट्रो रेल परियोजना। एक पॉइंट और है कि 3 परिवर्तनकारी जो शहरी मिशन है, जिनके लॉन्च होने की 6वीं वर्षगांठ आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा मनाई गई है, वह कौन से हैं, तो स्मार्ट सिटीज मिशन, दूसरा है अमृत और तीसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। इसमें जो अमृत दे रखा है, ठीक है, अमृत, ठीक है, तो अंग्रेजी में अमृत लिखा है तो इसको अमृत, ठीक है, तो अमृत का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। अमृत का जो फुल फॉर्म है दोस्तों, वो है अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो याद रखना है अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, दैट्स इट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्धिक संपदा साक्षरता और पेटेंट, बौद्धिक
संपदा साक्षरता और पेटेंट के संबंध में जागरूकता के सृजन हेतु भारत सरकार द्वारा लॉन्च अभियान कौन सा है? कपिला है। कपिला का फुल फॉर्म क्या है? तो कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखी है 6 राज्यों में। लाइट हाउस प्रोजेक्ट परियोजना के तहत जो 6 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो अपना उत्तर प्रदेश भी शामिल है, साथ ही त्रिपुरा, झारखंड, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश। लाइट हाउस मॉडल आवासीय परियोजनाएं हैं जो संबंधित हैं ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया से। आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दैट इज सेहत, तो PMJAY दैट इज आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत, इसका जो शुभारंभ किया गया है वह 26 दिसंबर 2020 को। ठीक है, तो नई योजना है, इनको याद रखना है कि सेहत जो योजना है यह 26 दिसंबर 2020 को इसका शुभारंभ किया गया है। साथ ही सेहत का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। यस फॉर है सोशल, ई फॉर है इंडिविजुअल है, और यस फॉर हो जाएगा हेल्थ एंड टेली मेडिसिन। ठीक है, तो ये तथ्य रहे। आगे चलते हैं। बिजली क्षेत्र में कौशल विकास हेतु भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र जो स्थित है वह राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान गुरुग्राम हरियाणा की परिसर में। ठीक है, तो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान कहाँ है जो कि भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र होगा बिजली के क्षेत्र में कौशल विकास हेतु? तो याद रखना है दोस्तों, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में। भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारत का 8वां उत्पादन बेसिन राष्ट्र को समर्पित किया गया 20 दिसंबर 2020 को। भारत का 8वां उत्पादन जो बेसिन है वह कौन सा है? तो बंगाल बेसिन। 15 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास किए गए भारत के सबसे बड़े हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क कहाँ पर? कच्छ, गुजरात में। ठीक है, तो भारत का ये सबसे बड़ा हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क होगा, कहाँ पर बनेगा? याद रखना है, गुजरात में, कच्छ गुजरात में। ठीक है, अच्छा कच्छ थोड़ा ऐसे रिलेट करना आप, अक्षय कच्छ। ठीक है, यहाँ से थोड़ा आप रिलेट करना, अगर ऑप्शन में दिखे तो थोड़ा आपका माइंड क्लिक कर जाए। 10 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा बिहार राज्य में 1.5 किलोमीटर लंबे पुल का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया है। पुल का नाम क्या हो? तो ये है कोइलवर पुल। नाम क्या है? कोइलवर पुल। कोइलवर जो पुल है किस नदी पर स्थित है? यह सोन नदी पर। किस नदी पर? सोन नदी पर। पुल की लंबाई कितनी? 1.5 किलोमीटर। आगे चलते हैं। 13 नवंबर 2020 को 5वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित आयुर्वेद संस्थान का नाम क्या है? तो यह है भारतीय आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान जो कि जामनगर में होगा, और दूसरा है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर। ये सारी चीज़ें आप देखे होंगे वन लाइनर फैक्ट में, जो अद्यतन सार संग्रह घटनासार का वहाँ पर कवर है, आपको याद आ रहा होगा, तो आपने उसको कवर कर लेने हैं। ठीक है, साथ ही बस इसी को पीटी के लिए आप कवर कीजिए दोस्तों, एनफ होगा। ठीक है, बाकी जो 800 MCQ की PDF दे दी गई है आपको, उसको अच्छे खासी प्रैक्टिस कीजिए। 10 नंबर के लिए ज़्यादा आप अपना टाइम इन्वेस्ट इस पर मत कीजिए। ठीक है, बाकी और सारे सब्जेक्ट हैं उनको अच्छे से आप कवर कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है एशिया का सबसे बड़ा कार्डियोलॉजी सेंटर। तो ये जो सेंटर है यह है UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट पॉइंट, जोजिला टनल की जो आधारशिला रखी गई है वह 15 अक्टूबर 2020 को। जोजिला जो टनल है वह किसको जोड़ेगी? तो श्रीनगर को लेह के कारगिल से जोड़ेगी, और जोजिला टनल की जो लंबाई होगी वह 14.15 किलोमीटर की होगी। ठीक है, 14.15।
यहाँ बीच में पॉइंट लगा देना, 14-15 किलोमीटर। 11 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संपत्ति कार्ड प्रदान करने की जिस योजना की शुरुआत की है उस योजना का नाम क्या होगा? प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। 9 अक्टूबर 2020 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध करवाकर देश का पहला हर घर जल राज्य बनने का जो गौरव प्राप्त किया है वह किस राज्य ने? गोवा राज्य ने। 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को अटल टनल को समर्पित किया है। अटल टनल हिमाचल प्रदेश के किन स्थानों को जोड़ेगी? 2 स्थल हैं, वो है मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से। मनाली कहाँ है? कुल्लू घाटी। औसत समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित विश्व के सबसे लंबे सुरंग राजमार्ग नाम क्या है? अटल टनल। किसको किसको जोड़ेगी? तो मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से, यानी कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से। लंबाई क्या होगी अटल टनल की दोस्तों? याद रखना है 9.02 किलोमीटर। एग्जाम में लंबाइयां भी पूछी जाती हैं। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का जो हिस्सा है वह 1.23% है। कितना? भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का हिस्सा कितना है? 1.23%। साथ ही पर्यटक आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? 23वां स्थान है। ठीक है, कौन सा? 23वां स्थान। ठीक है, एक तो प्रतिशत है 1.23, स्थान कौन सा है? यही पॉइंट की इधर वाला 23वां स्थान है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी तरह आपने कुछ न कुछ रिलेट करना ताकि याद रहे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारत पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार भारत आने वाली विदेशी पर्यटकों के शीर्ष स्रोत देश कौन से हैं? तो बांग्लादेश प्रथम स्थान पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पर है। तो आप देख रहे हैं भारत आने वाली विदेशी पर्यटकों की संख्या जो है वह बांग्लादेश प्रथम नंबर पर है, दूसरे पर यूएसए से आते हैं। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार घरेलू पर्यटकों के आगमन के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा रहा है? तो उत्तर प्रदेश रहा है। तो अपना उत्तर प्रदेश है, इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए, याद रखना है कि घरेलू पर्यटकों के आगमन में उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो शीर्ष पर रहा है। भारत में अपराध 2019 नामक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय दंड संहिता आईपीसी के अंतर्गत सर्वाधिक जो मामले पंजीकृत किए गए हैं वह उत्तर प्रदेश राज्य में। कितना? 10.9%। ठीक है, यानी जो भारत में अपराध है 10.9% तो उत्तर प्रदेश के हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आरंभ की गई वह योजना जो सिविल सेवकों की क्षमता उन्नयन से संबंधित है। तो इस योजना का नाम है मिशन कर्मयोगी, दैट इज राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम, NPCSCB। नेक्स्ट पॉइंट, 24 अगस्त 2020 को भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे जिसका नाम है रज्जू मार्ग। तो ये सबसे लंबा जो नदी रोपवे है यह कहाँ पर बनाया जाएगा? तो याद रखना है असम। ठीक है, किस राज्य से रिलेटेड है? असम राज्य। कहाँ? गुवाहाटी में, जो कि असम की राजधानी है। ठीक है, तो ये मालूम होना चाहिए। साथ ही ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है तो इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो किस नदी पर आपको मालूम होना चाहिए? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, तो भारत का सबसे लंबा नदी जो रोपवे है वह गुवाहाटी असम में बनाया जाएगा। साथ ही किस नदी पर? तो यह होगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, तो आइए देखते हैं, लंबाई वगैरह दी हुई होगी 1.82 समथिंग करके। भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे जो बनाया गया है वह ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाया गया है और इसकी लंबाई होगी 1.82 किलोमीटर। कितना? 1.82 किलोमीटर होगा। साथ ही यह जो रोपवे है गुवाहाटी शहर के किन 2 स्थलों को जोड़ेगा?
तो यह कचहरी घाट को डोल गोविंदा मंदिर से। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य वर्ष 2025 तक जीवन प्रत्याशा बढ़ाकर कितना करना है? 70 वर्ष, जो कि वर्तमान में कितना है? तो यह 67.5 है, 67.5 है, जो कि 70 वर्ष तक करना है। कब तक? तो याद रखना है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में जो 67.5 वर्ष जीवन प्रत्याशा है, इसको बढ़ाकर 70 वर्ष कब तक करना है? तो यह है वर्ष 2025 तक, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत। ठीक है, 2025 तक। नेक्स्ट पॉइंट है पीएम स्वनिधि योजना। तो प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, याद रखना है स्वनिधि का फुल फॉर्म क्या है? स्वनिधि का फुल फॉर्म है स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। पीएम स्वनिधि के अंतर्गत पथ विक्रेताओं यानी जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं उनको अपने व्यवसाय की दोबारा आरंभ करने के लिए प्रदान किए जाने वाले जो अमाउंट होंगे, वह पूंजीगत जो राशि है वह 10,000 रुपये है। ठीक है, 10,000 का लोन मिलेगा और इस पर सब्सिडी भी दी जाएगी, 7% गवर्नमेंट की तरफ से जो इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, ये चीज़ें डिटेलिंग में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखें, लेकिन आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अमाउंट जरूर याद रखना है। कितना? स्ट्रीट वेंडर पीएम स्वनिधि के तहत अमाउंट कितना है? 10,000 का। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा जो मत्स्य निर्यातक राष्ट्र है वह कौन सा है? तो विश्व का सबसे चौथा बड़ा, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो भारत है वह विश्व में चौथे नंबर पर सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ठीक है, राष्ट्रीय परिदृश्य का अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है रिपोर्ट मसौदे नीतियां सूचकांक। तो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है कि तृतीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड 2020-21 जारी किया गया है 3 जून 2021 को नीति आयोग के द्वारा। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जो जारी किया गया है वह नीति आयोग के द्वारा। तैयार किसके द्वारा किया गया है? तो संयुक्त रूप से 3 है, नीति आयोग है प्लस सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय प्लस संयुक्त राष्ट्र है। ठीक है, तो बस आपको याद रखना इतना ही, नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, इसमें जो भारत का स्कोर है वह 66 है। स्कोर नहीं पूछा जाना है, पूछा जाएगा तो बस केवल स्टेट की रैंकिंग, वो भी समग्र रूप से। बाइफरकेट पूछेंगे छोटे बड़े राज्यों में, उसको भी देख लिया जाएगा। लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनेंगे कि जो तृतीय सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, ठीक है, तृतीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक जो जारी किया गया है, इसमें समग्र राज्यों की रैंकिंग में प्रथम स्थान केरल को प्राप्त हुआ है। वहीं द्वितीय स्थान पर तमिलनाडु व सीमांचल प्रदेश संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। यूपी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पीटी उत्तर प्रदेश का पेपर है। ठीक है, बहुत बड़ी यहाँ पर कंपटीशन है, समझिए आप कह सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के बारे में तो आपको मालूम होना ही चाहिए, यूपी का पेपर है। तो उत्तर प्रदेश की रैंकिंग कितनी है? 22वीं रैंक है, किसमें? तृतीय सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में। ठीक है, प्रथम स्थान पर कौन? केरल। द्वितीय स्थान पर तमिल व हिमाचल। तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो समग्र रैंकिंग में प्रथम स्थान जरूर याद रखिए, केरल का है। उत्तर प्रदेश की रैंकिंग जरूर याद रखना, 22वीं है। वहीं पे अगर पूछा जाता है कि सुधार वाली लिस्ट में सर्वाधिक जो सुधार दर्ज करने वाले जो क्रमशः 3 राज्य हैं, प्रथम स्थान मिजोरम का है, दूसरा हरियाणा और तीसरा है उत्तराखंड। ठीक है, तो सर्वाधिक सुधार अगर पूछ लिया जाता है तो मिजोरम रहा है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का द्वितीय संस्करण जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स भी किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान जो मिला है वह कर्नाटक को मिला है। और सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जो तीसरा जारी किया गया किसको रहा? केरल को रहा प्रथम स्थान, दूसरे पे तमिलनाडु हिमाचल प्रदेश रहे। वहीं पर उत्तर प्रदेश की रैंकिंग कितनी रही? 22वीं रैंक रही। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। सर्वाधिक सुधार वाले कौन से राज्य रहे? तो मिजोरम। सर्वाधिक सुधार नहीं, कम से कम रैंकिंग समग्र वाली जरूर याद रखना, केरल को रही है।
नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। तो इसमें प्रथम राज्य कौन सा रहा दोस्तों? बड़े राज्यों में रहा है कर्नाटक। वहीं पर अगर पूछा जाता है कि बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो 9वां स्थान है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में। नेक्स्ट पॉइंट है नई पर्यटन नीति 2021-25 लागू करने वाला जो राज्य है वह है गुजरात। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत 18 बड़े यो मध्यम आकार के राज्य जिनकी आबादी जो है 1 करोड़ से अधिक है, उनमें जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है वह महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020, जब आप इसमें हमने एक वीडियो कराया था, लेक्चर रहा है आपका जो कौन सा एडुटेरिया वाला, तो उसमें ये क्वेश्चन आपको दिखा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको वहाँ पर दिखेगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट महाराष्ट्र पहला नंबर पर है, याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यही सब इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, ये सब पूछे जाएंगे। तो काफ़ी अच्छे यहाँ पर बिल्कुल सेलेक्टिव करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। पीटी के लिए स्पेशल मैगजीन ही है। ठीक है, और घटना चक्र अच्छा प्रकाशन भी है, पब्लिकेशन भी होता है, इसमें पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आगे चलते हैं। यूपी एग्ज़ाम के लिए तो काफ़ी फेमस है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में आपने देखा कि प्रथम स्थान महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। वहीं पर अगर उत्तर प्रदेश का पूछा जाता है तो याद रखना है 18वां स्कोर है। कितना? 18वें नंबर पर। पहले नंबर पर कौन सा है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट पॉइंट है 8 दिसंबर 2020 को जारी शहरी शासन सूचकांक। कौन सा सूचकांक? शहरी शासन सूचकांक। प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? उड़ीसा है। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 14वां स्थान है। कौन सी रैंक है? 14वीं रैंक है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट तथ्य याद रखना है। अब जैसे कि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश का स्थान 22वां किस में रहा, तो सतत विकास जो तृतीय सतत विकास भारत लक्ष्य सूचकांक जो जारी रहा उसमें रहा। और 18वां स्थान किस रहा? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में पहले नंबर पर महाराष्ट्र रहा। ठीक है, वहीं पर इस तरह आप देखेंगे कि जो शहरी शासन सूचकांक है इसमें उड़ीसा जो है नंबर 1 पर है, वहीं पर उत्तर प्रदेश का स्थान 14वां है। ठीक है, तो ये सारी तथ्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व निमोनिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को। निमोनिया एवं डायरिया प्रगति रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 100 दिवसीय अभूतपूर्व राष्ट्रीय पैमाने पर टीकाकरण का एजेंडा पूरा कर लिया है। तो यह है रोटा वायरस वैक्सीन की टीकाकरण में। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोटा वायरस वैक्सीन टीकाकरण जो किससे संबंधित है, तो निमोनिया एवं डायरिया से। ठीक है, तो ये तथ्य ऐसे बनते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने बच्चों की डायरिया से होने वाली मौतों की समाप्ति का जो लक्ष्य रखा है वह कब? तो वर्ष 2022 तक। तो इम्पॉर्टेंट जो टारगेट है उस टारगेट के हिसाब से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि भारत सरकार का जो लक्ष्य है, जैसे किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य कब तक? 2022 तक। इसी तरह यहाँ पर बताया जा रहा है कि बच्चों की डायरिया से होने वाली मौतों की समाप्ति का जो लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा वह वर्ष 2022 तक। आगा नेक्स्ट पॉइंट है 2 अक्टूबर 2020 को नीति आयोग द्वारा जारी वह सूचकांक जो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने के मामले में विभिन्न मंत्रालयों व विभागों के कार्य प्रदर्शन के आकलन पर आधारित है। तो है डाटा शासन गुणवत्ता सूचकांक। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ किए गए स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? तो ये है महात्मा गांधी की 150वीं जयंती यानी वर्ष 2019 2 अक्टूबर तक देश को खुले में शौच से मुक्त करना था। नेक्स्ट पॉइंट है सितंबर 2020 में जारी इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में शीर्ष 3 स्थान प्राप्तकर्ता राज्य कौन से हैं? तो वह मिजोरम। तो याद रखना है कि इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार, ठीक है, एक तो जो सूचकांक आप लोग पढ़ते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, ठीक है, तो यहाँ पर जो बात की जा रही वो इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट की।
तो याद रखना है कि इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर जो प्रदेश है वह है मिजोरम, फिर है पंजाब एवं अंडमान, फिर निकोबार है। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हैं। ठीक है, पंजाब है और अंडमान निकोबार है, तो 3 राज्य वो क्रमशः हैं। पहले स्थान पर कौन सा दोस्तों? पहले स्थान पर है मिजोरम, दूसरे पर पंजाब है, तीसरे पर अंडमान एवं निकोबार। आगे चलते हैं। वहीं पर अगर उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के बारे में भी मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जो रैंकिंग है इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स में वो है 10वीं रैंक है। कौन सी है? 10वीं रैंक है। तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा, एक तो 22 देखा, फिर आपने 14वीं रैंक भी देखा है। 14वीं इंडिया किस में रहा? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में रहा है। उसके बाद आपने देखा 22वीं रैंक किस में रही? तो ये सतत विकास वाले में रही है। 10वीं किस में हो गई है? तो आप देख रहे हैं ये 10वीं जो रैंक है वह है इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट में। ठीक है, अगला है कि इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट में सबसे कम जो प्रसन्न राज्य रहा है कौन सा रहा है? ये रहा छत्तीसगढ़, सबसे कम प्रसन्न, जिसकी रैंकिंग रही 36वीं रैंक। सीरो सर्वे होता है, तो सीरो सर्वे किससे रिलेटेड है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो यह व्यक्तियों के एक समूह के रक्त सीरम का परीक्षण से संबंधित सर्वे होता है। 19 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। तो यह केंद्रीय भर्ती एजेंसी, ठीक है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए की स्थापना को कब? 19 अगस्त 2020 को। केंद्रीय भर्ती एजेंसी के अंतर्गत उम्मीदवारों की भर्ती के लिए वर्ष में 2 बार परीक्षाएं जो है वो आयोजित की जाएंगी और यह सामान्य योग्यता परीक्षा होगी जिसका नाम होगा क्या? यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, सामान्य योग्यता परीक्षा। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा दशक, कौन सा डिकेड है? 2010 से 20 जो घोषित किया गया है, किस रूप में? तो नवाचार दशक के रूप में। ठीक है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है कि भारत सरकार द्वारा नवाचार दशक, या इस तरह पूछ सकते हैं कि 2010 से 20 तक का जो दशक है वह किसके रूप में घोषित किया गया है? तो नवाचार दशक के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है कि देश की प्रथम शिक्षा नीति जो जारी की गई थी वह कब? तो वर्ष 1968 में। ठीक है, फिर वर्ष 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई थी किसको प्रतिस्थापित करके आई है? ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो पीसीएस में पूछा गया था ऐसे। तो देखिए, जो पहली बार जो शिक्षा नीति जारी की गई थी वर्ष 1968 में, और दूसरी बारी जारी की गई थी, जैसे अब तीसरी बारी जारी की गई 2020 वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो किसको प्रतिस्थापित की है? तो याद रखना है ये वर्ष 1986। ठीक है, अब यहाँ पर 6-8 है तो 8-6 कर देना, याद रहना थोड़ा। ठीक है, तो 1986 को प्रतिस्थापित करके 2020 को आया गया है, जबकि प्रथम शिक्षा नीति जो जारी की गई थी कब? 1968 में। केंद्र सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 2020 में 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए जो पाठ्यचर्या है, शिक्षण शास्त्रीय आधार जो व्यवस्था है वह 5+3+3+4 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 5+3+3+4 का जो मतलब है वो आधारभूत 5 वर्ष होंगे, फिर प्रारंभिक 3 वर्ष, फिर माध्यमिक 3 वर्ष और माध्यमिक फिर ये 4 वर्ष होंगे। इस तरह दिए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो वीडियो जो उसमें करवाया गया है मैगजीन में, उसमें डिटेल में थोड़ा बताया गया, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर टू द पॉइंट नोट कवर कीजिए। बस यहाँ पर एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है कि 5+3+3+4 तो ये सारी चीज़ें बस ऐसे आपके ऑप्शन में दे दी जाएंगी, बिल्कुल 1 लाइनर के फॉर्म में। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, तो इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं। अपने काम कीजिए, पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल ना करके, जिससे आपका काम जो है हो जाए एग्ज़ाम में। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो तथ्य दे रखा है वो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट तथ्य है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अर्थ। ठीक है, एग्जाम में अगर पूछा जाता है
कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना है, जो लक्ष्य है वह कब किस वर्ष तक है, तो वर्ष 2020 तक। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का जो लक्ष्य है किस वर्ष तक, तो वर्ष 2030 तक। प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक जो ग्रास एनरोलमेंट रेशियो है, सकल नामांकन अनुपात, ठीक है, कितना 100%, कब तक, 2030 तक। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो गठित किया गया है वह 4 स्वतंत्र आयोगों को गठित किया गया है। उनमें से क्रमशः आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद दैट इज NHERC, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद NAC है, उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद है और सामान्य शिक्षा परिषद है। यह 4 आयोग हैं। एग्जाम में अगर पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग नहीं है, तो कम से कम आप एक सरसरी निगाह से जरूर देख लेना। नेक्स्ट पॉइंट है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अनुवाद व विवेचना के लिए जो संस्था की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है वो है IITI, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन योम इंटरप्रिटेशन। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा, तो वह है राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच। नेक्स्ट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नामकरण जो कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या, शिक्षा मंत्रालय। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्माण के लिए इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, यानी आप क्या कह सकते हैं कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है इसका जो गठन किया गया है किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो के कस्तूरीरंगन। 20 जून 2020 को कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विषम परिस्थितियों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु घोषित किया गया कार्यक्रम कौन सा है, तो वह है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस स्थान से किया गया। कहां से, तो तेलीहर ग्राम, जिला खगड़िया, बिहार से। तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान की जो शुरुआत की गई है वह 20 जून 2020 को कहां से, बिहार का जो जिला है खगड़िया और उस खगड़िया का जो जिला गांव है उसका है नाम तेलीहर। ठीक है, इतना ही याद रखना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है इसमें जो शामिल है उत्तर प्रदेश की कितने जिले शामिल हैं, तो याद रखना 31 जिले हैं। साथ ही सर्वाधिक जो जिले शामिल हैं वो बिहार राज्य के जो कि 32 जिले हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो 31 जिले शामिल है इसमें से 5 आकांक्षी जिले भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जिसके तहत कितना राशि पैकेज जो है वो राहत जो पैकेज घोषणा की गई है वो कितना अमाउंट है, तो 1.70 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट, 11 जून 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग का नाम क्या है, तो यह है NIRF इंडिया रैंकिंग 2020। NIRF दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इंडिया रैंकिंग 2020 में समग्र रूप से प्रथम स्थान जो प्राप्त किया है वह IIT मद्रास है। वहीं पर उत्तर प्रदेश के जो संस्थान शामिल हैं इसमें IIT कानपुर व बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो उत्तर प्रदेश के जो शामिल इंस्टीट्यूशन है यानी संस्थान है वो कौन से हैं, तो NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2020 में जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय आप कह सकते हैं शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो जारी किया गया है रैंकिंग में, इसमें प्रथम स्थान पर IIT मद्रास को मिला है। वहीं पर उत्तर प्रदेश के
शीर्ष 10 में शामिल होने वाली जो संस्थान है वो IIT कानपुर है, वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो IIT कानपुर और BHU। इंडिया रैंकिंग 2020 में विश्वविद्यालय श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त होने वाला जो संस्थान है वो कौन सा है? तो वो है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। ठीक है, तो ISC बेंगलुरु हो गया विश्वविद्यालय श्रेणी में प्रथम स्थान। ठीक है, वहीं पर प्रबंधन की श्रेणी में IIM अहमदाबाद, चिकित्सा की श्रेणी में एम्स नई दिल्ली, विधि क्षेत्र में तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 जारी किया गया 7 जून 2020 को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो जारी किया गया है, इसमें बड़े राज्यों में गुजरात प्रथम स्थान पर है, छोटे राज्यों में गोवा प्रथम स्थान पर, और संघ शासित आप कह सकते हैं यूनियन जो टेरिटरी है उसमें चंडीगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किसमें? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। सबसे जो बड़ा राज्य की श्रेणी में गुजरात है, छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा है, और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में चंडीगढ़ को प्रथम स्थान मिला है। ठीक है दोस्तों, अब राष्ट्रीय परिदृश्य का जो अगला टॉपिक है दोस्तों वो है आयोजन और अथवा कार्यक्रम जो स्थल हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं। पहला पॉइंट, 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ की उपलक्ष्य कार्यक्रमों की आयोजन हेतु भारत सरकार द्वारा लॉन्च पहल का नाम क्या है? आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया @75। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ की 75 हफ्ते पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव नामक पहल को लॉन्च किया गया है 12 मार्च 2021 को। ठीक है, कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात से, जो कि महात्मा गांधी से संबंधित स्थान रहे। आगे चलते हैं। आज़ादी का अमृत जो महोत्सव है वो जारी रहेगा कब तक? तो 15 अगस्त 2023 तक। तो याद रखना है कि जो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है ये आप जो है उसमें भी आप पढ़े हैं जो आदतन सार संग्रह है। ठीक है, तो दोस्तों अगर टाइम हो तो आपके पास वीडियो को देख लेना आदतन सार संग्रह, या PDF जो है ज़रूर रीड कर लेना। ठीक है, और ख़ासकर घटना सार वाले 2 वीडियो ज़रूर देख लेना। एक आदतन सार संग्रह 1 लाइनर का है। ठीक है, लीड लगाना कान में, वीडियो सुन लेना। ठीक है, उससे आपको एक व्यू मिल जाएगा। साथ ही जो UP स्पेशल का है घटना सार को, उसको ज़रूर कवर कर लेना। ठीक है, तो तथ्य इंपॉर्टेंट दिए हैं, ज़रूर हो जाएंगे। बाकी इसको तो आप कवर कर ही रहे हैं, इसी को आप कवर कर लेंगे वो भी ठीक रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से घटना सार का जो UP स्पेशल है आदतन सार संग्रह, करंट अफेयर्स तो बहुत पढ़े होंगे लेकिन आप उसको ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट तथ्य है वहाँ पर। तो याद रखना है कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है वो 12 मार्च 2021 से लेकर के 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। ठीक है, 4 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है। तो यह गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। बाकी चौरी चौरा की जो घटना है आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, 4 फरवरी 1922 को जो है ये घटना हुई थी। ये घटना होने के बाद जो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था वो थोड़ा बाधित हो गया, तो रोक दिया गया था। ठीक है, समाप्त हो गया था। चौरी चौरा शताब्दी समारोह का आयोजन 4 फरवरी 2021 से लेकर के 4 फरवरी 2022 तक किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम का प्रारंभ जो किया गया था वह 2 अक्टूबर 1994 को किया गया था। भारत में पोलियो के अंतिम मामले को जो दर्ज किया गया था वो हावड़ा पश्चिम बंगाल में दर्ज किया गया था 13 जनवरी 2011 को। उसके बाद कोई भी मामले जो है वो दर्ज नहीं किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, डिजिटल मतदाता पहचान पत्र कार्ड कार्यक्रम, दैट इज
ई एपिक, दैट इज ई एपिक, यानी कि डिजिटल है, ठीक है। मतदाता पहचान पत्र, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, किसके द्वारा? सिंपल सी बात है, निर्वाचन आयोग ही होगा। स्टार्टअप इंडिया पहल के उद्घाटन की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 15 से 16 जनवरी 2021 को वर्चुअल माध्यम से जो आयोजन किया गया, उस आयोजन का नाम है प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। प्रारंभ क्या है? स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को जो आयोजन किया गया है वह उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT के द्वारा 9 जनवरी 2021 को वर्चुअल प्रारूप में इस सम्मेलन का 16वां संस्करण आयोजित किया गया। तो यह प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, याद रखना है। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 9 जनवरी 2021 को। 16वां जो है वो मनाया गया है 2021 में। तो हर साल कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थीम पता होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है। तो जो 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2021 रहा, उसका जो थीम रहा वो रहा आत्मनिर्भर भारत में योगदान। अगले चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पर। 8 जनवरी 2021 को युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका जो मुख्य विषय था वो था भारत और भारतीय डायस्पोरा के युवा अचीवर्स को एक साथ जोड़ना। तो एक है 16, एक तो प्रवासी भारतीय दिवस है, दूसरा आप क्या देख रहे हैं 8 जनवरी वाला युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, ठीक है। और सीधे 9 जनवरी को क्या हुआ था? प्रवासी भारतीय सम्मेलन। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए जो ये प्रवासी दिवस है इसके मुख्य अतिथि कौन रहे, इसमें फोकस कंट्री, ये सब चीज़ें जो है आप उसको जो है जो अद्यतन सार संग्रह है उसको जरूर देख लेना दोस्तों, बार बार मैं कह रहा हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। अगले चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो वर्ष 1920 ईस्वी में। अच्छा चलिए ये बाकी यहाँ पर दिया ही है। तो प्रसिद्ध समाज सुधारक सर सैयद अहमद खां के द्वारा 1877 ईस्वी में स्थापित वह शिक्षण संस्थान जिसे वर्ष 1920 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देकर उसका नामकरण अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किया गया, तो यह है मोहम्मडन एंग्लो इंडियन ओरिएंटल कॉलेज। यानी आप कह सकते हैं कि मोहम्मडन एंग्लो इंडियन ओरिएंटल कॉलेज की जो स्थापना की गई थी वह वर्ष 1877 ईस्वी में। फिर 1920 ईस्वी में क्या हुआ कि इसका नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में किया गया। आगे चलते हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो यह वर्ष 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। तो ये जो किसान आंदोलन चल रहे हैं, जो कि चौधरी चरण सिंह की जो पुत्र रहे, क्या नाम था उनका? चौधरी अजीत सिंह, उनकी जो कोरोना के काल में डेथ हुई थी, ठीक है। तो ये इनके जो पुत्र हैं जयंत चौधरी, जो कि यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से कुछ चल रहा है इनका साठगांठ, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सब पॉलिटिक्स से आगे चलते हैं दोस्तों। 11 से 22 नवंबर 2020 के मध्य दिल्ली हॉट पीतमपुरा में आयोजित कार्यक्रम का नाम क्या है? हुनर हाट। हुनर हाट कार्यक्रम का आयोजन जो किया जाता है वह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय एकता दिवस। 31 अक्टूबर 2020 के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा समुद्री विमान दैट इज सी प्लेन सेवा का जो उद्घाटन किया गया है, कहाँ पर? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तथा साबरमती रिवर फ्रंट के बीच। साबरमती रिवर फ्रंट एवं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मध्य सी प्लेन सेवा संचालित की जाएगी। किसके द्वारा? तो स्पाइस जेट एयरलाइंस के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है सतर्कता जागरूकता सप्ताह। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीक है ये, एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि हाल ही में, या आप कह सकते हैं सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया,
तो एग्ज़ाम में डेट में वहाँ पर ऑप्शन में दिया रहेगा 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 के मध्य, तो आपका वही सही जवाब होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, वह योजना जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 अक्टूबर 2020 को विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित करने की मंजूरी प्रदान की है, तो इस परियोजना का नाम है स्टार्स परियोजना। स्टार्स का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, जो कि स्कूली शिक्षा सुधार से संबंधित है स्टार्स योजना। स्टार्स परियोजना लागू जो किया जाएगा वह 6 राज्यों में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य है, इन 6 राज्यों में कौन कौन से स्टेट आएंगे आपको मालूम होना चाहिए। क्या आप कह सकते हैं कि स्टार्स परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य को शामिल किया गया है, तो आपका आंसर होगा नो। इसमें शामिल जो राज्य हैं वह उड़ीसा है, केरल है, मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान व महाराष्ट्र हैं। तो इन 6 राज्यों को देख लेना जरूर दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा नीति आयोग की अटल नवाचार मिशन के साथ मिलकर 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम का जो विषय था वह था स्कूली बच्चों के लिए नागरिकों की कर्तव्य, शिक्षा के लिए विशिष्टता के लिए प्रयास, शिक्षा के लिए विशिष्टता के लिए प्रयास है, वैज्ञानिक सोच का विकास एवं अवसरों का लाभ। नेक्स्ट पॉइंट है, 29 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपनी तरह से प्रथम संग्रहालय, नाम क्या है, गंगा अवलोकन, तो इसका जो शुभारंभ किया गया है कहाँ से, हरिद्वार उत्तराखंड से। राष्ट्रीय परिदृश्य का अगला टॉपिक है विविध मिसलेनियस, तो आइए कवर करते हैं। पहला पॉइंट है IGBC, हरित द्रुत गति रेल रेटिंग प्रणाली, दैट इज ग्रीन हाई स्पीड रेल रेटिंग सिस्टम, जो लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो CII इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है मलेरकोटला, जो कि हाल ही में पंजाब का 23वां जिला बना है। तो याद रखना है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाल ही में पंजाब राज्य का 23वां जिला कौन सा बना है, तो वो है मलेरकोटला। 30 मार्च 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्चुअल माध्यम से आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, IIM जम्मू में। भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन कब किया गया, 23 मार्च 2021 को। आपको मालूम होना चाहिए कि हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोबरा जो कमांडो होते हैं, तो कोबरा का जो फुल फॉर्म है वो है कमांडो बटालियंस फॉर रेजोल्यूट एक्शन। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हेतु उत्तराखंड राज्य परिषद तथा राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के मध्य हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के तहत साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी। कहाँ, देहरादून में। भारत के सबसे लंबे कितना मीटर है, 169.35 मीटर सड़क मेहराब पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, मेघालय राज्य में। तो सड़क मेहराब पुल का जो उद्घाटन मेघालय राज्य में किया गया है, किस नदी पर यह मेहराब पुल बना है, तो याद रखना है बेहरू नदी पर, जिसकी लंबाई कितनी है, तो जो मेहराब पुल की लंबाई होगी 169.35 मीटर। नेक्स्ट, वर्ष 2013 में देश के पहले जेंडर पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी, तिरुवनंतपुरम केरल में। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र जिसकी क्षमता है 100 मेगावाट, ये जो स्थापित किया जाएगा कहाँ, तो रामागुंडम तेलंगाना में। 7 अगस्त 2020 को भारत की पहली जो किसान रेल का संचालन किया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन PCS में पूछा जा चुका है। तो पहली किसान रेल का जो संचालन किया गया था वो कहाँ से कहाँ तक, तो देवलाली से
दानापुर। देवलाली जो कि नासिक महाराष्ट्र में है और दानापुर जो कि पटना बिहार जो है पड़ता है। तो इन दोनों के बीच चलाई गई थी भारत की पहली किसान रेल। नेक्स्ट पॉइंट, 13 अगस्त 2020 को भारतीय रेलवे द्वारा दूसरी किसान रेल जो विशेष रेलगाड़ी का परिचालन किया गया, कहाँ से कहाँ तक, तो ये है बरौनी से टाटा नगर के मध्य। वह घाटी जिसके विशाल जंगलों में दिसंबर 2020 में लगी आग ने पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाया, वो है जुको घाटी। ठीक है, आगे जुको घाटी जो स्थित है वो कहाँ है, तो मणिपुर नागालैंड की सीमा पर। वह जूलॉजिकल पार्क जिसे ISO 9001/2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, वो है नेहरू जूलॉजिकल पार्क। कहाँ पर है, तो ये है हैदराबाद। नेहरू जूलॉजिकल पार्क गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का जो चिड़ियाघर बन गया है, तो पहला। तो याद रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाल ही में नेहरू जूलॉजिकल पार्क ISO 9001/2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण प्राप्त करने वाला कौन सा चिड़ियाघर है भारत का, तो वो है नेहरू जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, साथ ही इन्वायरमेंट की पर्पज से भी आपको मालूम होना चाहिए कि नेहरू जूलॉजिकल पार्क कहाँ अवस्थित है, तो हैदराबाद में। नेक्स्ट पॉइंट, देश के पहले 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश को जो दर्जा मिला है, वह कौन से प्रदेश को, लक्षद्वीप को। तो याद रखना है, देश का 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो कौन सा है वो, लक्षद्वीप है। वर्ष 2016 में देश के पहले जैविक राज्य का जो दर्जा प्राप्त किया गया था, वो था सिक्किम ने। ठीक है, तो सिक्किम के द्वारा ये दर्जा प्राप्त किया गया था, पहला देश का रहा। वहीं पर देश के 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात की जाएगी, तो लक्षद्वीप। अगर राज्य पूछा जाएगा तो सिक्किम रहा, जो कि 2016 में ही मिला था। अक्टूबर 2020 में कीवी के लिए जैविक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश बना है। 9 नवंबर 2020 को आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वेबिनार माध्यम से आयोजन किया गया, तो किसका, तो 13वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस का। 13वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस का जो थीम रहा वो क्या रहा, तो शहरी गतिशीलता की उभरती प्रवृत्तियाँ। 29 अक्टूबर 2020 को रेल मंत्रालय के अधीन रेलवे सुरक्षा बल ने महिला यात्रियों के लिए जिस सुरक्षा पहल की शुरुआत की है, उसका नाम है मेरी सहेली। क्या नाम है, मेरी सहेली। किसके द्वारा इसको शुरुआत की गई है, तो याद रखना RPF के द्वारा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। 5 अक्टूबर 2020 को भारतीय थल सेना प्रमुख MM नरवणे की म्यांमार यात्रा के दौरान भारत ने म्यांमार को कोरोना वायरस से निपटने के लिए क्या प्रदान किया है, तो रेमडेसिविर दवा है। ठीक है, कौन सी, रेमडेसिविर। नेक्स्ट पॉइंट है 66वां वन्यजीव सप्ताह 2020 कब से कब तक मनाया गया, 2 से 8 अक्टूबर के मध्य। वन्यजीव सप्ताह 2020 की थीम क्या रही, जो कि 2 से 8 अक्टूबर 2020 के मध्य मनाया गया, ये रही रोर। ठीक है, रोर का फुल फॉर्म क्या है, तो रोर एंड रिवाइव, एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वह केंद्र शासित प्रदेश जहां 2 सितंबर 2020 को जैव विविधता के संरक्षण व विस्तार के लिए जैव विविधता परिषद की स्थापना की गई है, वो है जम्मू कश्मीर में। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने
इस राज्य में यानी किस राज्य में आर्द्रभूमियों को संरक्षण प्रदान करने हेतु निर्देशित किया है? राजस्थान में। राजस्थान राज्य की ऐसी 2 आर्द्रभूमियां जो रामसर अभिसमय के अंतर्गत आती हैं, आप कह सकते हैं कि जो रामसर साइट के रूप में शामिल हैं, वो कौन सी हैं? तो पहली है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और दूसरी सांभर झील है। ठीक है, तो आपको मालूम चल रहा है सांभर झील किस राज्य में है? राजस्थान में। केवलादेव जो नेशनल पार्क है किस राज्य में? राजस्थान में। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर के निर्माण हेतु भूमि पूजन जो किया गया कब? 5 अगस्त 2020 को। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में सदस्यों की जो संख्या निर्धारित की गई है कितनी? 15 सदस्य निर्धारित किए गए हैं, जिसमें एक सदैव दलित समाज से होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह महंत नृत्य गोपाल दास को। केंद्र सरकार द्वारा मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो यह है नृपेंद्र मिश्र, जो कि प्रधानमंत्री की पूर्व प्रधान सचिव हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय परिदृश्य का अगला जो टॉपिक है वो है प्रमुख पदाधिकारी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप नियुक्तियों की दृष्टि से आप यहाँ पर कवर कर सकेंगे कि वर्तमान में कौन क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला जो दिया है वो है प्रमुख संवैधानिक अथवा गैर संवैधानिक पदाधिकारी। तो भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में रामनाथ कोविंद हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनका नाम है न्यायमूर्ति NV रमन्ना। लोकपाल कौन है? तो लोकपाल हैं न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष, PC घोष। ठीक है, भारत के वर्तमान जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, महान्यायवादी, जो कि पॉलिटी में आप पढ़ते हैं, काफ़ी फेमस आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, आर्टिकल 76 है। तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है महान्यायवादी वर्तमान में है के वेणुगोपाल। नेक्स्ट है चीफ ऑफ डिफेंस। तो चीफ ऑफ डिफेंस जो है ये है जनरल बिपिन रावत। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। राज्यसभा के सभापति कौन है? एम वेंकैया नायडू। लोकसभा में विपक्ष के नेता का नाम अधीर रंजन चौधरी। राज्यसभा के उपसभापति का नाम हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। वहीं पर लोकसभा में कौन? तो अधीर रंजन चौधरी हैं। राज्यसभा में विपक्ष के कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। आगे चलते हैं। लोकसभा स्पीकर कौन अध्यक्ष हैं? तो ये हैं ओम बिरला। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा हैं। वहीं पर अन्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं जिनका नाम राजीव कुमार है और दूसरे हैं अनूप चंद्र पांडे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, ये वही हैं जो जम्मू कश्मीर राज्य जब यूनियन टेरिटरी के रूप में पहली बार जो जम्मू कश्मीर को बनाया गया था, तो गिरीश चंद्र मुर्मू वहाँ की जो प्रथम जो है उपराज्यपाल के तौर पर नियुक्त किए गए थे। आगे चलते हैं। अगला है तीनों सेनाओं के प्रमुख। तो वायुसेना अध्यक्ष का नाम है राकेश कुमार सिंह भदौरिया, जिनको एयर चीफ मार्शल के रूप में आप कह सकते हैं। नौसेना अध्यक्ष, तो नौसेना अध्यक्ष को कहा जाता है एडमिरल, जो कि करमबीर सिंह है। वहीं पर थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, जो ब्लैक में दिख रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा लेटेस्ट है, इनको जरूर याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट आपका है प्रमुख मंत्रालयों के सचिव अथवा सलाहकार। तो वर्तमान में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा हैं। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला। वित्त सचिव डॉक्टर TB स्वामीनाथन। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये हैं अजीत डोभाल। ठीक है, तो राष्ट्रीय
सुरक्षा सलाहकार, इनको याद रखना इंपॉर्टेंट है, बाकी काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो ये अजीत डोभाल है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक कौन है? तो ये है डॉक्टर के विजय राघवन, जो कि सलाहकार हैं, ठीक है। तो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का नाम क्या है? डॉक्टर के विजय राघवन। रक्षा मंत्री के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार एवं रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के महानिदेशक भी हैं, ठीक है। तो याद रखना है, ये हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की अध्यक्ष इसरो, तो DRDO के महानिदेशक हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी हैं। वहीं पर इसरो के जो चेयरमैन अध्यक्ष हैं ये हैं डॉक्टर के सिवान। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष। तो नीति आयोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके जो इकोनॉमिक्स का आपका सिलेबस है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी का। तो भारतीय अर्थशास्त्र में भी जो नीति आयोग का है विशेषकर आपका टॉपिक दिया हुआ है। अब नीति आयोग से रिलेटेड वहाँ के एग्जाम में जो पूछे जाने वाले तथ्य होंगे कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग कौन सी बॉडी है? तो एग्जीक्यूटिव बॉडी, याद रखना, कार्यकारी संस्था है। इसके साथ ही अब यहाँ से रिलेटेड आपके करंट से पूछ लिए जाएंगे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे, यानी आप कह सकते हैं नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष कौन है? तो ये उपाध्यक्ष पूछा जाएगा, ठीक है। एग्जाम में पूछे जाने के जो चांस होते हैं उपाध्यक्ष या CEO, ठीक है। तो याद रखना है कि वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजीव कुमार हैं। वहीं पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO जो हैं वो कौन है? तो CEO जो हैं वो हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार की आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति, एक्चुअली जो न्यायमूर्ति लगे होते हैं वो जज होते हैं, ठीक है। तो ये जज होते हैं, ये हैं अरुण कुमार मिश्रा। तो न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय शांपला हैं। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वल्लभ भाई कठिरिया हैं। केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष कौन है? SK हलदार। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भगवान लाल साहनी हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान हैं। वहीं पर 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट तथ्य है, ठीक है, 15वां वित्त आयोग भी रहा करंट के हिसाब से। तो याद रखना है कि NK सिंह हैं 15th फाइनेंस कमीशन के आयोग, ठीक है। तो याद रखना है जो चेयरमैन है 15वें वित्त आयोग, किनका नाम क्या है? इंपॉर्टेंट तथ्य है NK सिंह। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे YB रेड्डी। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं न्यायमूर्ति BS चौहान। वहीं पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं रेखा शर्मा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अशोक कुमार गुप्ता। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC, तो UPSC के जो वर्तमान में चेयरमैन हैं वो हैं PK जोशी, प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी हैं, ठीक है। अब जैसे कि यूपी में जो हैं श्रीनेत हैं, ठीक है। तो ये आगे चलते हैं। साथ ही आप जो है दोस्तों UPSSC, ठीक है, UPSSC एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो UPSSC के चेयरमैन को कमेंट करके जरूर बताइएगा, नाम मालूम होना भी चाहिए आपको। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दैट इज UGC के जो अध्यक्ष हैं वो हैं प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष संजय कोठारी हैं। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त, देखिए जो ब्लैक दिख रहा ना, ये लेटेस्ट अपॉइंट है, इनको जरूर याद रखना है। तो मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसी अपॉइंट किया गया है तो ये हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है जांच एजेंसियों एवं अर्धसैन्य बलों के प्रमुख। तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के जो निदेशक हैं ये हैं सुबोध कुमार जायसवाल। रॉ चीफ कौन है? तो ये हैं सामंत गोयल।
इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के कौन है, तो आईबी के हैं अरविंद कुमार। ठीक है। अर्धसैन्य बल एजेंसी महानिदेशक दे रखे हैं। तो आपने देखा कि सीबीआई की डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल हैं, रॉ के डायरेक्टर जो है वो सामंत गोयल हैं, आईबी की डायरेक्टर अरविंद कुमार है। ठीक है, तो ये रहे मुख्य। अगला जो है अर्धसैन्य बल हैं, एजेंसियां हैं, इनको देखते हैं। तो सीआरपीएफ, तो सीआरपीएफ के वर्तमान में जो महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह हैं। बीएसएफ के राकेश अस्थाना, एसएसबी की कुमार राजेश चंद्र हैं। आईटीबीपी के यस देसवाल हैं। एनएसजी, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, तो इसके हैं ए गणपति। आरपीएफ का कौन है, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जो हैं ये हैं अरुण कुमार। एनडीआरएफ, ठीक है, जहाँ पे आप देखते होंगे आपदा आती पहुँच जाते हैं ये लोग एनडीआरएफ वाले। तो एनडीआरएफ के जो हेड हैं वो हैं एन प्रधान। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी, तो यह है लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइज। जबकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, तो एनआईए के कौन है, कुलदीप सिंह, जो अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारतीय बोर्ड समितियां हैं, इनकी प्राधिकरण के अध्यक्ष दे रखे हैं। ठीक है, तो बोर्ड समिति प्राधिकरणों के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर देखते हैं। एफटीआईआई यानी भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के जो अध्यक्ष हैं शेखर कपूर हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं, तो ये हैं प्रसून जोशी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है, जीबी मोहपात्रा को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीओ। पहले जो सीओ रहे तो उनको हटा दिया गया, मतलब उनका हटा गया, मतलब उनका अपना टाइम पीरियड रिटायर हो गए, वो रहे विनोद यादव को बनाया गया था। तो ये है सुनीत शर्मा। ठीक है, वर्तमान में कौन है, सुनीत शर्मा। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। तो भारतीय प्रतिभूत एवं विनिमय बोर्ड दैट इज सेबी, सेबी के अध्यक्ष जो कौन है, तो ये है अजय त्यागी। ठीक है, कौन है, अजय त्यागी। अच्छा, सेबी वेबी की स्थापना के बारे में भी पूछा जाता है, तो स्थापना कब हुई थी कमेंट करके बताइएगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी, तो सीबीआईसी के कौन है, ये है यम अजीत कुमार। ये जो ब्लैक है ना, ये थोड़ा लेटेस्ट अपॉइंट है, इनको जरूर याद रखने। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के जो महानिदेशक हैं आईसीएमआर के, वो हैं प्रोफेसर बलराम भार्गव। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं संजीव कुमार हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधू। भारतीय दूरसंचार विनियामक बोर्ड के प्राधिकरण के अध्यक्ष पीडी वाघेला हैं। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष सुभाष चंद्र खुंतिया हैं। जबकि पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA के अध्यक्ष सुप्रतम कौन है, सुप्रतिम बंदोपाध्याय, सुप्रतिम बंदोपाध्याय हैं। जबकि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ठीक है, UIDAI इम्पॉर्टेंट है, इनको याद रखना है, ये है इसके CEO हैं सौरभ गर्ग। जबकि भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है वर्तमान में, डॉक्टर विवेक जोशी, इम्पॉर्टेंट। अगला जो है वो है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुख अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक। तो भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के जो अध्यक्ष हैं वो हैं MR कुमार। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के EMB गोवत्मा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के के सुराणा। भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के जी कमल वर्धन राव। भारत संचार निगम लिमिटेड के प्रवीण कुमार पुरवार हैं। कुछ और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जैसे कि दे रखे हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है, R माधवन है। एयर इंडिया के राजीव बंसल।
भारतीय महारत्न कंपनियां हैं, कम से कम इनकी ज़रूर याद रखने हैं कुछ इम्पॉर्टेंट, जैसे कि सेल को किसको हाल ही में दिया गया है, तो सेल की जो अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक हैं सोमा मंडल हैं, तो ये सारे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो एनटीपीसी की अध्यक्ष कौन है? गुरदीप सिंह है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की डॉक्टर नलिन सिंघल। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी के सुभाष कुमार अतिरिक्त प्रभार के रूप में हैं, जबकि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सोमा मंडल। वहीं पर गेल के हैं मनोज जैन हैं। आईओसीएल के श्रीकांत माधव वैद हैं। कोल इंडिया लिमिटेड के प्रमोद अग्रवाल हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के हैं अरुण कुमार सिंह। तो ये लेटेस्ट अपॉइंट कुछ रहे, ठीक है, नियुक्तियां रहीं। तो दोस्तों आइए कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य जो बचे हुए हैं, लास्ट टॉपिक होगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि सूचकांक दिए हुए हैं। ठीक है, तो सूचकांक से आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर आप समझिए कि पूछा जा सकने वाला है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट इंडेक्स को। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग 135वीं है और पहले नंबर पर आइसलैंड है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग 14वां है, जबकि इंडोनेशिया प्रथम स्थान पर है। आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर है, वहीं पर 43वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में फिनलैंड नंबर 1 पर है, भारत का 120वां स्थान है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में स्वीडन पहले नंबर पर है, अपने भारत का स्थान 87वां है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में नॉर्वे नंबर 1 पर है, भारत की रैंकिंग 142वीं है। तो मीडिया की रैंकिंग आप देख ही रहे हैं क्या हाल है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में फिनलैंड नंबर 1 पर है, 139वां रैंक भारत का है हैप्पीनेस में। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक आइसलैंड नंबर 1 पर है, जबकि इंडिया का स्थान जो है वह है 140वां। बिजनेस टू कस्टमर B2C ई कॉमर्स इंडेक्स 2020 में स्विट्जरलैंड को नंबर 1 स्थान मिला है, अपने प्यारे भारत को 71वां स्थान दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में अमेरिका को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और अपने प्यारे भारत को 40वां। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में सिंगापुर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और इंडिया की रैंकिंग है 121वीं। लोकतंत्र सूचकांक 2020 में नॉर्वे पहले नंबर पर, इंडिया 53वें स्थान पर है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में मोजाम्बिक को पहला स्थान मिला है और अपने प्यारे भारत को देख सकते हैं 7वें स्थान पर है। किसमें? वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में। वहीं पर भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की अगर रैंक देखोगे तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 86वीं रैंक है। न्यूजीलैंड एवं डेनमार्क बेहतर रैंकिंग पर है, नंबर 1 पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में स्वीडन नंबर 1 पर है, वहीं पर 10वां स्थान रहा इंडिया का। तो अपने प्यारे भारत की रैंकिंग देख सकते हैं 10वें नंबर पर है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। वहीं पर वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में कितनी रैंक रही? तो 7वीं रैंक रही। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ठीक, आगे चलते हैं। अगली जो रैंक है वो है मानव स्वतंत्रता सूचकांक। तो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में आप देख सकते हैं 2020 की रैंकिंग में 111वीं रैंक है, जबकि न्यूजीलैंड नंबर 1 पर है। तो कम से कम इंडिया की रैंक जरूर याद रखना है। ठीक है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में बेलारूस शीर्ष देश रहा, जबकि 94वां स्थान इंडिया का रहा। आईएमडी विश्व प्रतिभा सूचकांक में इंडिया की रैंकिंग 62 है, स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स देखेंगे तो मानव पूंजी सूचकांक में सिंगापुर नंबर 1 है, 116वां स्थान इंडिया का है।
वहीं पर वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर, 38वां स्थान अपने प्यारे भारत का है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में तीसरा स्थान है विनिर्माण के क्षेत्र में, याद रखना है तीसरा। चाइना वहीं पर नंबर 1 है। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में 168वां स्थान है, डेनमार्क को नंबर 1। वैश्विक रियल इस्टेट, तो रियल इस्टेट में इंडिया का स्थान 34वां है, यूनाइटेड किंगडम पहले नंबर पर है। पहला वैश्विक जो सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में जारी किया गया है, तो याद रखना है एक्चुअली ये पहली बार जारी किया गया है, किसमें, सामाजिक गतिशीलता में। तो पहला वैश्विक इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लिक करिए क्योंकि ये पहली बार जारी किया गया है। तो पहला वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 76वीं रैंक है, जबकि डेनमार्क नंबर 1 पर है। डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंकिंग 63वीं है, न्यूजीलैंड नंबर 1 पर है। लेटागम समृद्धि सूचकांक 2020 में इंडिया की रैंकिंग 101 है, डेनमार्क नंबर 1 पर है। मानव विकास सूचकांक है, तो मानव विकास सूचकांक में नॉर्वे नंबर 1 पर है, ठीक है, HDI है ये, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो 131 है। नेक्स्ट है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020। तो इसमें आप देखेंगे कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में जो नंबर 1 रैंकिंग है वो अफगानिस्तान की है, वहीं पर इंडिया की जो रैंकिंग है वो 8वें नंबर पर है। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में अमेरिका का स्थान पहला है और अपने प्यारे भारत का स्थान चौथा है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में इंडिया की रैंकिंग है 72वीं, स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो राष्ट्रीय परिदृश्य है, पेट करंट अफेयर्स का यहाँ पर हम लोग ने कवर कर लिया पूरा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो अगला आपका टॉपिक होगा वो होगा विधिक परिदृश्य का, फिर आप इस तरह जो है अंतर्राष्ट्रीय, इस तरह हम लोग जल्दी से जल्दी इसको फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।